क्लास 12th और आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है हम लोग के इस ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग फिजिक्स के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की बात कर रहे थे और इस लेक्चर के पहले या जो पार्ट 3 की बात करें तो उसमें हम लोग ने कूलाम के नियम की बात की थी। आज हम लोग इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेके आ गए हैं जिसका नाम है आध्यारोपण का सिद्धांत। अब सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि आध्यारोपण के सिद्धांत का क्या उपयोग है और इसका क्या यूज होता है। तो हम अगर बात करें आध्यारोपण के सिद्धांत की तो ये आध्यारोपण का सिद्धांत जो है कूलाम के नियम से ही मिलता जुलता है, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन इसका यूज कब होता है ये समझिए। तो सबसे पहली बात अगर आप लोग को ध्यान देना है तो ये जो है हम आध्यारोपण का सिद्धांत तब लगाते हैं जब किसी भी बिंदु पर बहुल आवेश के कारण बल ज्ञात करना होता है। किसके कारण? बहुल आवेश के कारण, मतलब बहुत ढेर सारे। जैसे कूलाम के नियम की बात करें, अगर हम लोग कूलाम के नियम की बात करें तो अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान होगा आपको कि कूलाम के नियम में हम लोग केवल 2 आवेश लेते थे, Q1 Q2, कुछ भी मान सकते हैं, Q1 Q2 Q2 Q1, ठीक है। लेकिन यहां पे जब हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे पूरा का पूरा बहुल आवेश, मतलब बहुत ढेर सारे आवेश होंगे, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ... Qn तक ले लेते हैं, मतलब बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, हम सभी को ले लेते हैं। अब इन सभी के कारण, तो देखिए अगर इन सभी के कारण हम लगाना शुरू करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। करना हमको वही तरह है जिस तरह कूलाम का नियम लगाते हैं, लेकिन बहुत ढेर सारा टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए इन सभी का, अब देखिए इन सभी आवेश के कारण किसी एक आवेश के ऊपर तो हम Q1 पे मान लेते हैं, हमको आवेश कितना बल है निकालना है, ये Q1 है। इधर मान लेते हैं Q2, Q2 क्या है, इस पे बल लगाएगा, एक रेखा बना देते हैं। तो Q1 सबको हम अभी थोड़ी देर के लिए बस समझने के लिए सबको प्लस मान लें, तो Q1 पे क्या लगाएगा, ये F12 बल लगाएगा। मान लीजिए यहां कहीं Q3 है, ये Q3 है, तो ये Q3 इस पे लगाएगा F13। मान लीजिए यहां कहीं Q4 है तो ये इस पे कहीं लगाएगा F14। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इस तरह बहुत ढेर सारे जब आवेश होते हैं और उन सभी ढेर सारे आवेशों के कारण किसी एक बिंदु या किसी एक बिंदु आवेश पर, बिंदु आवेश आपको ध्यान होगा, बिंदु आवेश जब आवेश कोई बहुत छोटे क्षेत्र में एकत्रित हो या बहुत छोटी सी जगह पे हो एकत्रित हो तो उसी आवेश को हम क्या बोलते थे, उसी आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहते थे। तो बहुत ढेर सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जब बल निकालना हो तो हम आध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग करते हैं। अब एक चीज और देखिए, सभी आवेशों के कारण, इसको हटा देते हैं, बल को हम वेक्टर नियम से जोड़ते हैं। तो जितने भी आवेश हैं सभी के कारण बल लगेगा और उन सभी बल को हम किस नियम से जोड़ते हैं, हम उन सभी नियमों को हम वेक्टर के नियम द्वारा जोड़ते हैं। ये सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए सबके सभी बल में कुछ ना कुछ कोण होगा, अलग अलग दिशा होगी। इस कारण से हम इसको जोड़ने के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं जहां दिशा की बात आती है वहां पे वेक्टर के नियम का उपयोग
होता है, तो हम इसको वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे। है एक तरह का कूलाम ही नियम, वही कूलाम के नियम को हम एक बार में कर दे रहे हैं। कूलाम के नियम में क्या होता था, केवल 2 आवेश होते थे। आध्यारोपण के सिद्धांत में बहुत ढेर सारे आवेश होंगे। बोलिए बात समझ में आ गई? इसको सफा करें। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है और अभी इसी पे एक न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। टॉपिक छोटे हैं आपके क्लास 12 में, टॉपिक छोटे हैं। डेरिवेशन जो अभी आएंगे आपके आगे थोड़े वही बड़े रहेंगे, बट डेरिवेशन करने में ज़्यादा मज़ा आता है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल। 12th में फिजिक्स का मेन मज़ा तो इसी में है। ये ध्यान दीजिए कि 12th में जो मेन मज़ा है फिजिक्स का वो इसी में है कि आप न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सीखिए। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक हमने आवेश लिया Q1, यहाँ पे कोई आवेश लिया Q2, यहाँ पे कोई आवेश लिया Q3, यहाँ पे कोई आवेश लिया Q4, यहाँ पे कोई आवेश लिया Q5, यहाँ पे कोई आवेश लिया Qn। इसी तरह बढ़ता जाएगा, बहुत ढेर सारे आवेश रहेंगे। अब देखिए ये जो है Q1, इस पे कौन सा बल लगाएगा? इस पे लगाएगा F12। तो जब हम आध्यारोपण का सिद्धांत का यूज करेंगे तो Q1 पर लगने वाला कुल बल, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालेंगे? F12 के लिए। अब आपको भी ध्यान होगा कूलाम्स के नियम में क्या होता था, K लिख देते थे Q1, तो Q1 ये हो गया। अगला कौन था? दूसरा आवेश, तो दूसरा आवेश Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या मान लेते? तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं R1। तो R1 का स्क्वायर और यहां पे R1 यूनिट वेक्टर, या R12 भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे R12 ही लिख देते हैं। बोलिए क्लियर है? ये किसके लिए आया? ये Q2 के कारण Q1 पर लगने वाले बल के लिए आया। बोलिए क्लियर है? इसी तरह Q3 के लिए निकालें। इस पे देखिए यहां पे यूनिट वेक्टर इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पे दिशा सबका अलग अलग होगा, क्योंकि एक लाइन से तो कोई है नहीं, या एक के ऊपर एक तो है नहीं, सब अगल बगल है या इधर उधर है। इसी कारण से हम लोग दिशा के लिए ही हम इस यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं, क्योंकि ये जब यूनिट वेक्टर खुलेगा तो ये दिशा और परिमाण दोनों देके हमारा काम कंप्लीट कर देगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, बहुत बाहर चला गया क्योंकि यहां पे तो हमारा और भी चीज है, लगने वाला बल। तो फिर से क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे? जिस पे लग रहा है तो F1, जिसके कारण लग रहा है F3, के हर जगह सेम रहता है क्योंकि यहां पे हम निर्वात ही लेंगे एक तरह से, Q1 Q3 R13 यूनिट। बोलिए ये भी क्लियर है आप लोग को? अब देखिए यहां पे ये Q2 के लिए पहले निकाले, फिर Q3 के लिए निकाले, अब सीधे Qn कर दें। Qn आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। तो अब इसको क्या कर दें? F1 और N, n के कारण 1 पे लग रहा है कि Q1 Qn
R1n। बोलिए क्लियर है? अब देखिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, इसको मैं सफा करूंगा, इस सिस्टम को सफा करूंगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा फिगर इस तरह, यहां इसके कारण यहां कहीं, इसके कारण यहां कहीं। आप लोग दो से अधिक, देखिए 2 से अधिक हुआ, अगर 3 हुआ 4 हुआ कुछ भी हुआ तो बस वहां से हमारा आध्यारोपण सिद्धांत लगने लगेगा। क्लियर है? हो गया? पॉज करके आप लोग नोट कर लिए होंगे। सफा करें हम इसको सफा करेंगे क्योंकि अभी इसका काम आ सकता है। तो जो यहां पे Q1 पर लगने वाला कुल बल वहां लिखे थे, इसको हटा देते हैं यहां से, इसको यहां लाते हैं, एक लाइन खींचते हैं। Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल। ठीक है, मतलब Q1 आवेश पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो क्या होगा? तो कुल बल को हम लिख देते हैं F, क्या F1 लिख देते हैं क्योंकि इस पे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हमने Q1 और Q2 के बीच में बल निकाला तो F12, फिर F13, मतलब हर एक जितने थे, प्रथम पे द्वितीय आवेश के कारण निकाले थे, प्रथम पर तृतीय आवेश के कारण निकाले थे, फिर प्रथम पर चौथे आवेश के कारण निकाले थे, फिर डॉट 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 करके एन के कारण निकाले थे। बोले क्लियर है? अब F12 का मान कितना है? देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम यहां पे सूत्र बना रहे हैं। तो F12 का मान क्या है? तो F12 का मान हमने ये निकाला है, इसको हटा दें, इसको भी हटा दें। तो F12 का मान क्या है? कि Q1 Q2 R12 यूनिट वेक्टर बटे R12 का होल स्क्वायर, मतलब उन दोनों आवेश के बीच की दूरी और वेक्टर। इसका क्या हो जाएगा? Q1 Q3 R13 का होल स्क्वायर R13। ठीक है, अगला के Q1 Q4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? तो n तक। तो n तक का लास्ट टर्म लिखें सीधा, आखिरी जो हो सकता है, के Q1 Qn R1n का होल स्क्वायर। बोलिए इतनी चीज क्लियर है? अब देखिए जो चीज बार बार आ रही है उसको हम लोग कॉमन लेके निकाल सकते हैं। तो यहां पे k बार बार आ रहा है, Q1 बार बार आ रहा है, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। तो Q2 R12 कैप अपॉन 12 का होल स्क्वायर प्लस ये Q3 R13 का होल स्क्वायर, फिर Q4 R14 Qn R1n का स्क्वायर। देखिए यही सूत्र है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस इसमें मतलब आध्यारोपण का जो सिद्धांत हम आपको बताना चाह रहे थे, तो बस इतना हमारा बताने का मतलब था कि कोई एक आवेश पे 2 या 2 से अधिक आवेश जब भी लगेंगे तो हम आध्यारोपण सिद्धांत का यूज करेंगे। नॉर्मल सी चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, अगर छूट रहा है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। हो गया नोट? तो हमको लगता है हमारे हिसाब से कि आप लोग ने नोट कर लिया इस चीज को। अब देखिए आध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग क्वेश्चन पे लगाएंगे कैसे,
फिलहाल तो आप लोग परेशान मत होइए, जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा वो केवल न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, जो क्योंकि आध्यारोपण सिद्धांत से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और कूलाम का जो नियम हमने पढ़ाया था उससे भी हमने कोई क्वेश्चन नहीं करवाया, तो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है बन जाए। 3-4 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और उन क्वेश्चन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आध्यारोपण का सिद्धांत, क्वांटीकरण के भी एक क्वेश्चन ले लेंगे, छोटा सा ही पार्ट हो सकेगा, क्वांटीकरण का भी सिद्धांत ले लेंगे, और साथ में कूलाम का नियम। तो तीनों पे मिला के एक न्यूमेरिकल पोर्शन का हम आप लोग को अगला लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसको हम देंगे, ठीक है। तब बट उसके पहले भी कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे अप्लाई हो सकता है, किस तरह से अप्लाई होगा ये चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस किस तरह के हम लोग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, समझ लीजिए, एक कोई समबाहुक त्रिभुज है, मतलब इसकी तीन की तीनों भुजाएं बराबर हैं, यहां पे कोई आवेश है Q, यहां पे है -Q और यहां पे है +Q, ठीक है। इसको नाम हमने दे दिया पॉइंट A, इसको B और इसको C। अब हमसे पूछा जा रहा है पॉइंट A पे जो आवेश है उस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। अब देखिए हमने आपको पहले ही कहा था कि आध्यारोपण का सिद्धांत कब अप्लाई होगा, जब 2 से अधिक आवेश होंगे। अगर यहीं पे केवल -Q और +Q होता तो हमें कुछ नहीं करना था। अगर इस दूरी को हम r मान लें या दूरी को हम मान लेते 1, तो सीधे से हम लगाएंगे F बराबर K Q1, तो Q1 का मान है माइनस, और Q2 Q अपॉन R स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, मीटर इसको मान लेते हैं क्योंकि अगर सेंटीमीटर होगा तो मीटर में बदलना पड़ेगा। अब आपके मन में आएगा एक क्वेश्चन छोटी सी कि सर माइनस क्यों नहीं लिए। देखिए बल जो होता है उसमें हम लोग जब भी काम करते हैं तो उसमें हम प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि बल हमेशा देखिए चाहे ये माइनस प्लस है तो आकर्षित होगा, माइनस माइनस होता तो प्रतिकर्षित होता, लेकिन दो के दोनों केस में बल तो उतना ही होगा। अंतर किस में आएगा, अंतर दिशा में आएगा। यहां पे जो माइनस और प्लस है, सोचिए देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन सोचिए, जैसे यहां पे 2 आवेश हैं, एक -Q है और एक +Q है। -Q जो है और यहां पे +Q है, तो ये दोनों विपरीत आवेश है, और विपरीत आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब ये इसको इधर, ये इसको इधर, दो के दोनों आपस में एक दूसरे को खींचेंगे। अब खींचेंगे तो ये बात में तो कोई आपको डाउट नहीं होगा, ये चीज तो आपको एकदम क्लियर होगा। बट ध्यान दीजिए जो बल होगा कितना लगाएंगे, एक बार चलिए हम इसको कैलकुलेट कर देखते हैं। यहां पे जो बल लग रहा है इसको देखते हैं, और एक और आवेश लेते हैं +Q, और चलिए ऊपर थोड़ा सा +Q और +Q, बाकी सब चीजें सेम है, बस यहां से जो -Q था उसको हटा के +Q कर दिए, तो ये हो गया 1 मीटर। इसको निकाले तो F बराबर K Q × Q अपॉन 1 स्क्वायर। बोलो अगर आप दो के दोनों का वैल्यू, अब K का मान आप भी रख सकते हैं 9 × 10 टू पावर -9, सॉरी 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर रख सकते हैं, पूरा लिख देते हैं, चलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो आप ध्यान दीजिए इसका मान और इसका मान क्या है, सेम है। अंतर क्या होगा इन दोनों में, अंतर बस इतना होगा कि इन दोनों की दिशा विपरीत है, एक दूसरे के साइड आएंगे, समान है एक दूसरे से दूर जाएंगे, बस अंतर दिशा में आएगी, बाकी चीज क्या होगी, सेम होगी। इस चीज को हमने कैसे निकाला, सीधे से कूलाम के नियम का उपयोग करके। अब अगर हम त्रिभुज की बात करें, जैसे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन लगवाएंगे नहीं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हम इसको डिस्कस कर लेते हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ऐसे फिगर्स दिए जाएंगे जिसको आप लोग प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर सकिए। आपको इनमें से किसी एक भुजा का मान दे दिया जाएगा, ठीक है, और कहा जाएगा इन दोनों आवेश के कारण इस पे बल ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको थोड़ा कैसे होगा ये समझते हैं। ये +Q है और ये भी +Q है, कुछ नहीं है तो प्लस मान लेते हैं। समान आवेश है तो इसको इधर सीधी जिस रेखा में, देखिए अब रेखा वही रहेगी,
जो रेखा इन दोनों के केंद्र को जोड़ रही है उसी रेखा में ही ये बल भी काम करेगा, FAC। बोलो क्लियर है? इसकी हम बात करें तो ये जो है विपरीत आवेश हैं, ये दोनों कैसे हैं? विपरीत आवेश हैं। तो विपरीत आवेश है तो ये अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा। क्या होगा बताइए? FAB। इसके बीच का कोण निकाल लेंगे और फिर वेक्टर के सहायता से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो क्लियर है? एक क्वेश्चन, पहले FAB निकालेंगे फिर FAC निकालेंगे। ध्यान दीजिए कि दो के दोनों की दिशा अलग है। दिशा अगर सेम होती तो सीधे प्लस कर देते, लेकिन दिशा अलग है और दिशा अलग होने के कारण हम लोग वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे। आपको याद होगा वेक्टर का नियम, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वेक्टर के नियम के अनुसार इसको हम जोड़ेंगे। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने की लगा नहीं पाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग का अगला जो लेक्चर चालू होगा वो इसी क्वेश्चन से चालू ही हम लोग करेंगे। हम एक वर्ग ले लेते हैं। वर्ग जानते हैं आप सभी लोग, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? समान हो। वर्ग के चारों कोने पर आवेश है। अब देखिए आवेश हम क्या लेते हैं? 2 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम। अब इन दोनों के जो कर्ण है, विकर्ण है, इनके मध्य पर एक आवेश है 1 माइक्रोकूलाम का। ये कितने का है? 1 माइक्रोकूलाम। अब इन चारों आवेश, इनका नाम दे देते A, B, C और D। इन चारों आवेश के कारण इस पर लगने वाले बल को ज्ञात करना है। बोलो बात समझ में आ गई? तो यहां पे हम कूलाम का नियम लगाएंगे कि आध्यारोपण सिद्धांत। ये अब आपको बहुत वेल नोन है कि यहां पे 2 से अधिक आवेश हैं, इस कारण से हम किस सिद्धांत का यूज करेंगे? आध्यारोपण के सिद्धांत का। ठीक है, आध्यारोपण का सिद्धांत सेम वही है कूलाम के नियम पे, बस अंतर कहां आएगा? जब कोण आ जाएगा। क्यों? 2 आवेश होते थे तो उन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बन सकता। कोण कब बनता है? कम से कम जब 2 अलग अलग रेखाएं हो, लेकिन वो 2 आवेश हमेशा एक दूसरे को एक सीधी लाइन में जोड़ेंगे तो उनके बीच में कोई कोण होना है ही नहीं। तो कोण नहीं होता है तो उसको तो हम सीधे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहां पे क्या होगा? यहां पे हम वेक्टर के नियम के द्वारा जोड़ेंगे। अब देखिए हर कंडीशन में चेंज होता रहेगा चीजें, हर बार वो सेम ही कंडीशन नहीं रहेगा। तो अभी इसके बारे में बस आप लोग को ये होमवर्क है, आप लोग इसको कर लीजिए। देखिए सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। ए आवेश के कारण इस पे बल, अब देखिए ये प्लस है और ये भी क्या है? प्लस। तो या तो ये प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा तो किस दिशा में होगा, आकर्षित होगा तो किस दिशा में होगा। इसी तरह बी के कारण निकालना है, फिर सी के कारण, फिर डी के कारण, और इन चारों कारण अगर आप निकाल लिए तो अब एक काम और आप भी कर सकते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए O, तो इसके कारण जो बल होगा वो होगा FAO। FAO तो बेटा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो K का मान। अच्छा हाँ, एक चीज और मिस हो रहा है, इस वर्ग की सभी भुजाएं कितना ले लें? इस वर्ग की सभी भुजाएं हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर। इस वर्ग की जितनी भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर है, तो आप 10 सेंटीमीटर की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं विकर्ण का मान, और इसको निकाल के आप लोग R पा जाओगे। Q1 पता है, Q2 पता है, अब सॉल्व करो। अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं बताऊंगा, इससे ज्यादा बताऊंगा तो क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो बात आई समझ में? आध्यारोपण सिद्धांत हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था।
अब क्या है, इस टॉपिक को जैसे ही खत्म करेंगे, हम लोग का जो अगला लेक्चर आएगा न्यूमेरिकल पे आएगा, उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र की शुरुआत करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या था, विद्युत आवेश की बात करें, कूलाम के नियम की बात करें, आध्यारोपण के सिद्धांत की बात करें, आवेश के क्वांटीकरण की बात करें। अब जो अपना नया टॉपिक या नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, उस पर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो आने वाला वो है विद्युत क्षेत्र। और यहां से हम लोग चैप्टर की मेन टॉपिक्स अब शुरू करेंगे। तो आज यहीं पे हम लोग अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। अपनी बात को मैं विराम दूंगा। नोट्स आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो न्यूमेरिकल करेंगे और उसके जस्ट बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आप सभी लोग से थैंक यू।